अगला टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के कार्य क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इसका कार्य क्या है, पारगम्यता या कला परिवहन। पारगम्यता क्या होती है और कला परिवहन क्या होता है, ठीक है। और कला परिवहन में ये सारे टॉपिक हैं। पहला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन सक्रिय परिवहन, पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन निष्क्रिय परिवहन। और निष्क्रिय परिवहन में भी दो प्रकार है, ओस्मोसिस, डिफ्यूजन, परासरण और विसरण, ठीक है। थर्ड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सुगमित विसरण। और 4 नंबर है एंडोसाइटोसिस, 5 नंबर है एक्जोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में 2 क्रियाएं हैं, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस, ठीक है। और एक्जोसाइटोसिस में एक ही क्रिया है, कोशिका वमन। पहला देखो पारगम्यता। पारगम्यता की डेफिनेशन, कोशिका में होने वाला संपूर्ण आदान प्रदान जीवद्रव्य कला से होते हुए होता है। इसके लिए कला का एक विशिष्ट भौतिक स्वभाव का होना आवश्यक है। कोई भी परत पारगम्यता की दृष्टि से 4 प्रकार की हो सकती है। मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर अणुओं का अंदर और बाहर प्रवेश करना ही क्या कहलाता है, पारगम्यता कहलाता है। और कौन कौन से अणु सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं, कौन कौन से नहीं जा सकते, कौन कौन सी सेल मेम्ब्रेन किस अणुओं के लिए पारगम्य होती है, उसके आधार पर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं। पहली होती है अपारगम्य, पारगम्य, अर्धपारगम्य और वर्णकीय या चयनात्मक पारगम्य। अपारगम्य का मतलब ही ये होता है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ गमन नहीं कर सकती। तो इसकी डेफिनेशन है ऐसी परत जिसके आर पार कोई भी तरल व गैसीय पदार्थ नहीं जा सकते। एग्जाम्पल है इसका क्यूटिकल। पौधों की जो पत्तियां होती हैं, सभी पौधों की नहीं, कुछ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उन पे क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है जो मोम जैसी होती है, ठीक है। इसके अंदर ना ही तो कोई तरल प्रवेश कर सकता, ना ही कोई गैसीय पदार्थ प्रवेश कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है पारगम्य, ऐसी परत जिसमें तरल पदार्थ रिसकर आर पार जा सकते हैं। पारगम्य मेम्ब्रेन में क्या होता है, इसके अंदर जो तरल पदार्थ होते हैं वो रिस के इसके अंदर जा सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका कोशिका भित्ति। थर्ड है अर्धपारगम्य, ऐसी परत जिसमें से जल तो रिस जाता है लेकिन घुलित पदार्थ नहीं रिस पाते। एग्जाम्पल है जीवद्रव्य कला। नेक्स्ट है वर्णकीय या चयनात्मक पारगम्य, ऐसी परत जिसमें से जल व कुछ घुलित पदार्थ जैसे ग्लूकोज व लवण तो पार हो सकते हैं लेकिन ऐसे ही भौतिक स्वरूप वाले अन्य पदार्थ पार नहीं हो सकते। एग्जाम्पल है जीवद्रव्य कला। मतलब चयनात्मक पारगम्य मतलब सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो सिलेक्टिव जो ये निश्चित होते हैं कि इसके इस कला के अंदर ये पदार्थ जा सकते हैं, ये पदार्थ नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली या चयनात्मक पारगम्य। तो इसके अंदर कुछ घुलित पदार्थ जल जैसे ग्लूकोज व लवण तो पार हो सकते हैं लेकिन इस कैटेगरी के जो और हैं वो पार नहीं हो सकते क्योंकि यह सिलेक्टिव होती है, सिर्फ इन्हीं अणुओं के लिए पारगम्य होती है, बाकी के लिए नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है कला परिवहन। कला परिवहन क्या होता है, कलाओं के आर पार पदार्थों के अभिगमन या परिवहन को कला परिवहन कहते हैं, ठीक है। किसी भी झिल्ली की पारगम्यता मुख्यतः 2 बातों पर निर्भर करती है। कला परिवहन में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी जो पारगम्यता होती है वो 2 बातों पर निर्भर करती है। पहली तो है झिल्ली में उपस्थित रंध्रों तथा पार होने वाले कणों का आकार। मतलब अगर कणों का आकार बड़ा होगा तो झिल्ली के अंदर कम प्रवेश करेंगे, आकार छोटा होगा तो ज़्यादा प्रवेश करेंगे। और रंध्रों का आकार मतलब अगर रंध्र बड़े होंगे तो ज़्यादा अणु अंदर जाएंगे, अगर रंध्र छोटे होंगे तो कम अणु अंदर जाएंगे। नेक्स्ट है पारित होने वाले पदार्थ की कोशिका द्रव्य में सांद्रता। देखो अणु क्या करते हैं, अपनी जो उच्च सांद्रता होती है उससे निम्न सांद्रता की ओर ज़्यादातर गमन करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें एटीपी की कम आवश्यकता होती है। तो अगर झिल्ली में पहले से ही अगर अणुओं की सांद्रता ज़्यादा होगी तो उसके अंदर जो और अणु है, जो बाहर से अणु है वो प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही उसकी सांद्रता उसके अंदर ज़्यादा है। अगर झिल्ली में अणुओं की सांद्रता कम होगी तो बाहर से जो अणु है वो ज़्यादा अंदर जाएंगे, ठीक है। कला परिवहन होता है वो, उसमें पहला टॉपिक है सक्रिय परिवहन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब अणुओं का परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता की विपरीत दिशा में होता है तो इसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अणु कम सांद्रता वाले क्षेत्रों से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्रों की ओर गति करते हैं, ठीक है। सक्रिय परिवहन में क्या होता है कि जो अणु होते हैं वो अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। जैसे देखो कोई चीज़ यहाँ से जैसे ऊपर से नीचे आती है तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, और अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती
होती है, तो इसमें जो अणु है वो अपनी निम्न सांद्रता से कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, उच्च सांद्रता की ओर जाएंगे। तो इसके लिए इनको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो जो सक्रिय परिवहन होता है उसमें एटीपी की आवश्यकता होती है, जो निष्क्रिय परिवहन होता है उसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। जो सक्रिय परिवहन होता है उसमें अणु कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की ओर जाते हैं, और जो निष्क्रिय परिवहन होता है उसमें अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सक्रिय परिवहन की तुलना एक ऐसे नल से की जा सकती है जिसमें मोटर की शक्ति द्वारा जल को नीचे से कई मंजिल ऊपर तक चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, अपहिल परिवहन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है कि जो पौधों की जड़ें होती हैं वो भूमि से खनिज लवणों का अवशोषण कर कहाँ तक पहुँचाती हैं, टहनियों तक और पत्तियों तक पहुँचाती हैं। तो जो जड़ों के द्वारा जो अवशोषण का कार्य है वो भी किसका उदाहरण है, सक्रिय परिवहन का उदाहरण है। नेक्स्ट है निष्क्रिय परिवहन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, या इसको बोलते हैं सरल विसरण। ठीक है, सरल विसरण के अंतर्गत जीवद्रव्य कला के आर पार पदार्थों का आदान प्रदान केवल भौतिक कारकों में विसरित होने वाले अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। अणुओं का विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो उसको एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो निष्क्रिय परिवहन होता है इसमें क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इस क्रिया में कोशिका की ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। यह परिवहन की अत्यंत धीमी गति है। एक तो अगर किसी चीज़, जैसे ये कोई चीज़ है और ये कोई मतलब चीज़ है, ठीक है, इसको अगर फोर्स करके अगर ऊपर की ओर चढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा तेज़ी से जाएगी, और अगर ये अपनी खुद के बल से अगर ये ऊपर की ओर जाएगी तो ये अपनी धीमी गति से जाएगी। तो जो निष्क्रिय परिवहन होता है उसमें कार्य क्या होता है, धीमी गति से होता है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो प्रकार का होता है, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन, प्रासरण और विसरण। पहला है प्रासरण। प्रासरण में क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विलायक या जल के अणुओं का इनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अभिगमन को प्रासरण कहते हैं। मतलब प्रासरण में तो क्या होता है, अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, और विसरण में क्या होता है, अणु अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। अब देखो अंतःप्रासरण क्या होता है और बाह्य प्रासरण क्या होता है। अगर अणु बाहर वातावरण से कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो क्या होगा, अंतःप्रासरण होगा। और अंतःप्रासरण से अगर अणु बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कोशिका में अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे कोशिका फूल जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, टर्गिड सेल बोलेंगे, मतलब फूली हुई कोशिका। नेक्स्ट है बाह्य प्रासरण। अगर कोशिका के अंदर से अणु बाहर वातावरण में जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, बाह्य प्रासरण बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ कोशिका के अंदर से बाहर की ओर जाएगी तो कोशिका का जो जीव द्रव्य है वो संकुचित हो जाएगा या उस कोशिका का आकार कम हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, फ्लैसिड सेल या सलत कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट है सुगमित विसरण या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। सरल विसरण की भांति ही सुगमित विसरण अथवा सुकरण विसरण में भी उपापचयी ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। ठीक है, जो सुगमित विसरण होता है इसमें भी एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। यह भी विसरित होने वाले कणों की सांद्रता प्रवणता के अनुरूप होता है। निम्नांकित बातों में यह सरल विसरण से भिन्न है। मतलब जो सुगमित विसरण या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो डिफ्यूजन से किस प्रकार डिफरेंट या भिन्न होता है, वो देखो तीन तरीकों से। ये जो सुगमित विसरण होता है वो नॉर्मली जो डिफ्यूजन होता है उससे भिन्न होता है। पहला तो होता है सुगमित विसरण त्रिविम विशिष्ट होता है, अर्थात किसी भी पदार्थ के वामावर्त व दक्षिणावर्त समावयवों में से कला द्वारा किसी भी एक रूप का विसरण हो सकता है। मतलब अगर कोई पदार्थ होता है वो वामावर्त भी घूमता है और दक्षिणावर्त भी घूमता है। ठीक है, तो अगर कोई पदार्थ एक बार में अगर वामावर्त घूमेगा तो वो वामावर्त अवस्था में ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा। अगर एक बार में वो दक्षिणावर्त घूमेगा तो दक्षिणावर्त अवस्था में ही वो किसके अंदर जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि वामावर्त और दक्षिणावर्त में से दोनों में से किसी एक रूप का ही क्या होता है, विसरण होता है। ठीक है, दोनों रूपों के साथ यह विसरित नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सुगमित विसरण सांद्रता गतिकी का प्रदर्शन करता है। सुगमित विसरण सांद्रता गतिकी का जैसे देखो सरल विसरण में क्या होता है कि जो अणुओं की सांद्रता अगर बढ़ जाती है तो विसरण बढ़ जाता है, लेकिन सुगमित विसरण में क्या होगा, अगर अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है या उच्च सांद्रता पर विसरण की दर एक विशिष्ट सांद्रता पर पहुंचकर स्थिर हो जाती है। मतलब जो सरल विसरण होता है उसमें तो अगर अणुओं की सांद्रता बढ़ी तो विसरण बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन सुगमित विसरण में क्या होता है, अगर अणुओं की सांद्रता बढ़ी तो क्या हो जाएगी, जो विसरण होता है वो
निश्चित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है सुगमित विसरण के लिए वाहक आवश्यक होते हैं। जो सरल विसरण होता है उसके लिए कोई वाहक की आवश्यकता नहीं होती, अणु अपने आप गमन करते हैं। ठीक है। लेकिन जो सुगमित विसरण होता है उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसी एंजाइम्स की या वाहक की आवश्यकता होती है। ठीक है। अर्थात झिल्ली के आर पार अणुओं का परिवहन निम्न अणुभार वाले प्रोटीनों द्वारा किया जाता है, इन्हें वाहक कहा जाता है। मतलब सुगमित विसरण में वाहक क्या होते हैं, वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला, मतलब किसी चीज़ को ले जाने वाला। तो जो सुगमित विसरण होता है उसमें प्रोटीन होती है, वो वाहक का कार्य करता है, कार्य करती है। अगर कोई जो पदार्थ होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा तो इस पदार्थ को सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन लेके जाएगा, प्रोटीन लेके जाएगा। ठीक है। तो सीधा सा मतलब यही है कि सुगमित विसरण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, वाहक की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट इसमें रह गया, ये हो गया सुगमित विसरण, एंडोसाइटोसिस रह गया और एक्सोसाइटोसिस रह गया। ठीक है। ये अगले वीडियो में पढ़ लेंगे।